हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस टॉक्स। आज के वीडियो में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सेबी के एक न्यू रूल के ऊपर, जिसमें सेबी ने ये बताया कि म्यूचुअल फंड्स अब सीडीएस यानी कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स खरीद भी सकते हैं और इशू भी कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अलग अलग जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स की स्ट्रैटेजीज़ होती है जिसके कारण एक डेट मार्केट में एक हेजिंग भी प्रॉपर हो सकती है, और साथ में साथ इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होगा, ओवरऑल इन सब के कारण डेट मार्केट के ऊपर कैसा इम्पैक्ट होगा। अगर डेट मार्केट यहाँ पर ज़्यादा लिक्विड होती है तो लिक्विड डेट मार्केट इकोनॉमी के लिए क्यों बेनिफिट हो सकती है, इसके ऊपर यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीडीएस यानी कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स होता क्या है। कंपनी ए अगर बॉन्ड इशू करती है और उस बॉन्ड इशू को अलग अलग इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी ए यहाँ पर आगे जाकर डिफ़ॉल्ट कर देती है तो इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा एक लॉस हो सकता है, और उसी लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर एक सीडीएस खरीद लेते हैं यानी कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स। अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पर सीडीएस खरीद लेते हैं और मान लेते हैं कि बाद में जाकर अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट भी कर लेती है तो उस डिफ़ॉल्ट के कारण इन्वेस्टर्स को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जो भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ उस कंपनी के अंदर सीडीएस इशू करने वाली एंटिटी उन पूरे लॉसेस को रिकवर कर देगी। तो सीडीएस के अंदर दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है। पहली पार्टी है जो कि सीडीएस खरीद रही है और दूसरी पार्टी जो कि सीडीएस इशू कर रही है। अब म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर पहले सीडीएस खरीदने वाले थे, यानी कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड ने डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो सीडीएस वहाँ पर वो खरीद सकते हैं अपने रिस्क को हेज करने के लिए, लेकिन अब सीडीएस वो इशू भी कर सकते हैं। तो सीडीएस परचेसर और सीडीएस इशूअर ये दोनों पार्टीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। अब अगर मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कोई भी सीडीएस इशू कर लेती है और सीडीएस इशू करने के बाद में जो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर लेती है तो इस केस के अंदर म्यूचुअल फंड को पूरी डिफ़ॉल्ट अमाउंट जो भी पे करना पड़ता है। तो इसी के कारण एक रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में सीडीएस कैसे काम कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को पहले ये परमिशन नहीं थी कि वो सीडीएस इशू कर ले, अब जाकर उनको परमिशन मिल चुकी है। तो सीडीएस को जैसे इशू कर लेता है उनको एक फ़िक्स अमाउंट या फिर एक इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे मिल सकता है। अगर हम सीडीएस को इन शॉर्ट में भी समझें तो एक तरह से इंश्योरेंस की तरह काम करता है। जैसे आप मान लेते हो लाइफ इंश्योरेंस, अगर यहाँ पर डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस जिसने ख़रीदा हुआ है तो इंश्योर्ड पर्सन को एक कवरेज मिलता है। वैसे ही सीडीएस है कि अगर कंपनी बाद में जाकर डिफ़ॉल्ट कर लेती है तो सीडीएस बायर को बाद में जाकर एक रिफ़ंड मिल सकता है उस चीज़ का। तो सीडीएस बस ऐसे ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर सीडीएस किसी ने इशू किया हुआ है और बाद में जाकर अगर बॉन्ड डिफ़ॉल्ट कर देता है तो सीडीएस इशूअर के लिए एक लॉस है। तो ये भी चीज़ काफ़ी सही है, लेकिन इंश्योरेंस में अगर हम देखें तो इंश्योरेंस का पूरा बिजनेस एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है। अगर मान लेते हैं कि कोई अगर बॉन्ड इशू है और उस बॉन्ड इशू का हाई चांसेस है डिफ़ॉल्ट होने के, तो उस केस में प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, यानी कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है, रेप्यूटेड कंपनी का कोई बॉन्ड है, तो उस केस में डिफ़ॉल्ट की चांसेस कम है, तो सीडीएस की वैल्यू भी काफ़ी कम होगी। तो अगर म्यूचुअल फंड ने सीडीएस यहाँ पर इशू कर दिया है और सीडीएस इशू करने के बाद अगर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता तो म्यूचुअल फंड ने जो प्रीमियम यहाँ पर रिसीव किया है एज ए सीडीएस इशूअर, वो पूरा प्रीमियम वो एज अपनी इनकम काउंट कर सकते हैं, और इसके कारण म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो रिटर्न है वो भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि सीडीएस के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो पहला यूज है सीडीएस का यानी कि हेजिंग, कि कोई भी अगर आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखो तो अगर वो डेट म्यूचुअल फंड है तो उसके अंदर बॉन्ड्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बॉन्ड्स की परचेसेस काफ़ी होती है उसके अंदर। जो परचेसेस बॉन्ड्स की हुई है म्यूचुअल फंड्स में, उस पोर्टफोलियो को अगर हेज करना है तो आप सीडीएस का यूज़ कर सकते हो। वैसे ही सेकेंड यूज है स्पेक्युलेटिव पोजीशन। कोई अगर मान लेते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये गारंटी है कि आगे जाकर ये कंपनी का बॉन्ड डिफ़ॉल्ट कर सकता है, तो आप उसके पहले ही सीडीएस खरीद सकते हो। अगर आप सीडीएस यहाँ पर खरीद लेते हैं और बाद में जाकर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर भी लेती है तो सीडीएस का पूरा अमाउंट आपको मिलेगा। अगर आपके पास बॉन्ड हो या फिर ना भी हो तब भी सीडीएस का पूरा अमाउंट आपको मिल सकता है। थर्ड है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। जैसे कि हमने प्रीवियसली बात की कि म्यूचुअल फंड अगर सीडीएस यहाँ पर इशू कर लेते हैं और कोई बॉन्ड का डिफ़ॉल्ट नहीं होता तो बाद में जाकर एक पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है, बिकॉज जो सीडीएस यहाँ पर इशू हुआ है उस इशू के कारण जो उन्होंने प्रीमियम रिसीव किया वो प्रीमियम उनको वापस नहीं देना, उस प्रीमियम को वो एज अपनी इनकम शो कर सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। जो पहला बेनिफिट है कि रिस्क आपका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है
कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड अगर डेट इशू कर लेता है और बाद में जाकर अगर डेट भी डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उनसे इन्वेस्टर को ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि CDS के कारण वो डेट पोर्टफोलियो भी हेज हो जाएगा। वैसे ही हायर पोटेंशियल है कि आपको रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा रिटर्न्स ये CDS भी आपको दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कि डेट मार्केट में CDS क्यों इम्पॉर्टेंट है। डेट मार्केट को CDS काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेट मार्केट में जो कि लिक्विड मार्केट है, अगर वहाँ पर लिक्विडिटी इंक्रीज़ करनी है तो CDS का होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं कि आपने कोई बॉन्ड ख़रीदा हुआ है तो उस बॉन्ड में काफ़ी अच्छे रिस्क भी इन्वॉल्व है कि बॉन्ड की अगर प्राइस नीचे आ सकती है, क्योंकि यील्ड्स भी ऊपर जा सकते हैं, और अगर बॉन्ड की कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए तो डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट चला जाएगा। उस केस में CDS अगर आपने ख़रीद लिया है तो एक तरह से आप रिलैक्स रह सकते हो कि अगर बॉन्ड यहाँ पर आगे आके डिफ़ॉल्ट भी हो जाए तो भी आपको पूरी अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगी जिसने CDS इशू किया उससे। अब अगर डेट मार्केट में इसके कारण ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो प्राइस डिस्कवरी भी हो जाएगी। प्राइस डिस्कवरी यानी कि जो भी प्राइस डिफरेंसेस है वो कम होते जाएंगे, कि और कोई भी अगर न्यूज़ यहाँ पर मार्केट में आती है तो न्यूज़ प्राइस के अंदर तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ज़्यादा लोग यहाँ पर मार्केट में इन्वॉल्व हो तो मार्केट एक तरह से स्टेबिलिटी भी मिलती है। आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि कोई भी अगर पेनी स्टॉक है या फिर ऐसा कोई ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर लिक्विडिटी काफ़ी कम है तो उसको मूवमेंट करना काफ़ी आसान है। मान लेते हैं उसमें कोई अपर सर्किट लोअर सर्किट भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादा जो बड़े स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे ही डेट मार्केट के अंदर है, कोई अगर छोटी कंपनी यहाँ पर बॉन्ड इशू कर रही है तो उसके बॉन्ड में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती, तो उसकी प्राइस मूवमेंट करना काफ़ी आसान है। लेकिन अगर कोई बड़ा कंपनी का बॉन्ड है या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिनमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है तो उनमें प्राइस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होती, तो मार्केट यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो डेट मार्केट में जैसे ही अगर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे CDS के थ्रू तो मार्केट को भी यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी और प्राइजेस में भी कम फ्लक्चुएशंस होंगे। और उसी के हमारा चौथा पॉइंट है कि बॉन्ड प्राइस वॉलेटिलिटी। अगर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो प्राइस यहाँ पर कम वॉलेटाइल होगा और कम मूवमेंट होगा उसके अंदर। अब एक बार बात कर लेते हैं कि डेट मार्केट क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो करना है तो डेट मार्केट इम्पॉर्टेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। डेट मार्केट को लिक्विड होना भी काफ़ी ज़रूरी है और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आप US में देखो तो US का जो डेट मार्केट है वो उनके स्टॉक मार्केट से भी बड़ा है, कमोडिटी मार्केट से भी बड़ा है और काफ़ी बड़ा डेट मार्केट है वहाँ पर। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो डेट मार्केट है वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास है टोटल इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में। तो CDS अगर यहाँ पर अच्छे से रोल आउट हो जाता है तो डेट मार्केट में ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स आएंगे और कंपनीज़ के लिए ये काफ़ी आसान होगा कि वो ज़्यादा अच्छे से अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकें। अगर बाद में जाके कंपनी की अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अच्छे से फुलफ़िल हो जाती है तो उससे कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी कम होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल जो वहाँ पर कंपनी रेज़ करती है उस कैपिटल को रेज़ करने में कितनी कॉस्ट आती है। जैसे अगर हम डेट की बात करें तो डेट के केस में जो इंटरेस्ट पेमेंट है वही आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट से आप टैक्स भी बचा सकते हो तो वो भी आप वहाँ पर माइनस कर सकते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो उस चीज़ के ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर अगर कम होती है अगर डेट मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है तो बाद में जाकर अगर इंडिया को ग्रो करना है तो एक लिक्विड डेट मार्केट होना काफ़ी नेसेसरी है। तो आज हमने देखा कि CDS होता क्या है, यानी कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स के बारे में हमने डिटेल में जाना, म्यूचुअल फंड्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और म्यूचुअल फंड अपने रिस्क को कम करके अपने रिटर्न्स कैसे इसमें इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही साथ CDS से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होगा, डेट मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट होगा और एक लिक्विड डेट मार्केट क्यों ज़रूरी है अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।